हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बाद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे एक बहुत बड़ा आदर्श कार्य करता है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा कार्य करती है। सबसे पहले राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं क्या। अगर बहुत ही साधारण शब्दों में देखा जाए तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की जो पॉलिसी है, राज्य की जो नीति है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये सिद्धांत कार्य करते हैं। यानी राज्य द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनको एक तरह से मार्गदर्शन करने का कार्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत करते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हालांकि किसी भी राज्य के ऊपर थोपे नहीं जा सकते या किसी भी सरकार के ऊपर थोपे नहीं जा सकते। कोई भी सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे या ना करे, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। परंतु फिर भी एक राजनीतिक संस्कृति की तरह भारतीय संविधान में इन सिद्धांतों को जोड़ा है और ये राज्य का एक तरह से कर्तव्य निश्चित किया गया है कि राज्य समाज कल्याण के लिए, प्रजातंत्र के लिए या लोगों के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जब भी कोई नीति का निर्माण करेगा, जब भी कोई कानून बनाएगा या जब भी कोई नियम बनाएगा, तो वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की पालना जरूर करेगा। भारतीय संविधान निर्माताओं की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारत में आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ये महसूस किया था और एक जगह बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो भारतीय प्रजातंत्र को आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं। यानी आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र बनाने के लिए ये राज्य को दिए गए कुछ निर्देश हैं जिनका पालन कोई भी लोकतांत्रिक राज्य करना चाहेगा। इसके अलावा जो है डॉक्टर बी एन राव के सुझाव पर इनको प्रारूप समिति ने स्वीकार किया था। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर बी एन राव का बहुत बड़ा नाम रहा है। डॉक्टर बी एन राव के कहने पर ही राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जो है वो शामिल किया गया था। अनुच्छेद 37 में जो कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इन सिद्धांतों को चाहे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परंतु ये सिद्धांत देश के शासन का मूल आधार होंगे और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना सरकारों का कर्तव्य होगा।
यानी सीधे सीधे ये कहा गया है कि हालांकि सरकार इन उपबंधों को माने या ना माने, सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अपने कानूनों में शामिल करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। परंतु प्रत्येक राज्य सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, इन सिद्धांतों को जो है मानना उनका एक तरह से कर्तव्य निश्चित किया गया है। और देश के सर्वोच्च कानून में, यानी देश के संविधान में, इनको इसीलिए रखा गया है ताकि कोई भी सरकार मनमानी ना करे और राज्य में ऐसे नीतियां, ऐसे नियम लागू करे जिनका कहीं ना कहीं संबंध राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से भी हो। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जिन बातों का वर्णन किया गया है, प्रत्येक राज्य उन नीतियों को, उन नियमों को या उन आधारों को कानून में शामिल करे। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं कानून बनाने से उनका सीधा सरोकार है, क्योंकि कानून बनाते समय ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ये प्रत्येक सरकार को जो है तानाशाही होने से बचाते हैं और प्रत्येक सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार को किस दिशा में कानून बनाने चाहिए। अब आ जाते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। आखिर इन सिद्धांतों में क्या मुख्य बातें हैं, कौन सी बातों का जिक्र राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आता है। तो ये समझने के बाद कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे निर्देश हैं या ऐसी डायरेक्शंस हैं या ऐसे सिद्धांत हैं जो कि राज्य को दिए जाते हैं, या कि जो राज्य का मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह से उसे कानून बनाने हैं और कानूनों में किस तरह से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का जो है सरकारों ने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं सामान्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। सामान्य जो सिद्धांत हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको सामान्य सिद्धांत कहेंगे, उनमें अनुच्छेद 36 है। हालांकि कई अनुच्छेद सामान्य सिद्धांतों में आते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 36 है, 37 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 48 है, 48A है, 49 है और 50 है। तो ये कई सारे अनुच्छेद जो हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं, जिनको सामान्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के शीर्षक के अधीन वर्गीकृत किया गया है। हालांकि बहुत अधिक है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हमने उनको 3-4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो सामान्य सिद्धांतों में जो बात आती है उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अनुच्छेद 36 में जो है वो लिखा गया है कि राज्य सरकार क्या होगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, केंद्र सरकार क्या होगी, और सरकार में सरकार का कितना दायरा होगा, कौन कौन सी जो है सरकारें इसमें शामिल होंगी। यानी अनुच्छेद 36 में एक तरह से राज्य सरकार के विस्तार को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार, संसद और राज्य सरकारें या राज्यों के विधान मंडल तथा भारत की भूमि पर या भारत के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय तथा अन्य शक्तियां आती हैं। यानी एक तरह से भारत को डिफाइन किया गया है कि इसमें राज्य सरकारें भी हैं, इसमें राज्यों के विधानमंडल भी हैं, या भारत सरकार के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी जो है भारत में शामिल हैं। और ये जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत होंगे, ये सब के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 37 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कहा गया है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं है। ये दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसिएबल। यानी यदि कोई राज्य सरकार इनको लागू नहीं करती तो कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण
नहीं ले सकता। वो न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकता कि भाई राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जो है लागू नहीं किया या उनके आधार पर कोई कानून नहीं बनाया। और यदि इनके आधार पर राज्य या केंद्र सरकार कोई कानून बना भी देती है तो उस कानून को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि ये न्याय संगत नहीं है या फिर राज्य सरकार इस पे कानून बना नहीं सकती। राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आधार मानकर कोई भी कानून, नीति या नियम बना सकती है, लेकिन ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वो सरकार कानून नहीं बनाती तो हम उसके सरकार के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले सकते अनुच्छेद 37 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसका जिक्र राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया जाता है। अनुच्छेद 44 के अनुसार समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है कि राज्य और केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि संपूर्ण भारत में एक जैसा, एक ही प्रकार का कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो। क्योंकि भारत में यदि हम अभी के समय में देखते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, सिख मैरिज एक्ट अलग है। तो इस तरह से हिंदू, मुस्लिम और सिख के लिए अलग अलग कानून कार्य करते हैं। परंतु अनुच्छेद 44 ये कहता है कि समस्त भारत में एक ही प्रकार का कानून लागू होना चाहिए। ऐसा सरकारों को ऐसा निर्देश है कि वो ऐसा कानून स्थापित करें जो संपूर्ण भारत पर एक ही प्रकार से लागू हो। लेकिन भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनते हैं। जैसे हिंदुओं के कानून कुछ एक अलग हैं, मुस्लिम्स के कानून कुछ एक अलग हैं, सिखों के कुछ एक कानून अलग हैं। तो धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बनाने की व्यवस्था भारत में प्रचलित है। जबकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 के तहत ये कहा गया है कि ऐसे सरकारों द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएं कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से एक जैसा कानून बनाया जाए। इसके अलावा सामान्य सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 है, 49 है, 50 है। इनमें भी इन अनुच्छेदों में भी सामान्य बातें कही गई हैं कि राज्य सरकारें जो हैं या केंद्र सरकार जो है वो ऐसे कानून बनाए जो कृषि के पक्ष में हों, जो पशुपालन में सुधार करने के लिए हों, जो पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए हों, गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की हत्या रोकने से संबंधित कानून बनाए जाएं, यानी केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाएं। इसके अलावा अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य या केंद्र सरकारें कानून बनाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए, वन क्षेत्र को, वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जाएं। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व तथा कलात्मक रुचि के स्थानों या वस्तुओं को नष्ट होने से बचाया जाए, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा जो है वो कानून बनाए जाएं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, वो राज्यों के लिए ये निर्देश है। राज्य को नीति बनाते समय ऐसा निर्देश दिया जाता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कि राज्य जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखे और अलग अलग जो है उनकी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चले। यानी कार्यपालिका का विधान पालिका पे और विधान पालिका का कार्यपालिका के ऊपर कोई दबाव ना हो। तो ये इस तरह से कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36, 37, 44, 48, 49 और 50 के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत हैं वो भी राज्य के लिए ही हैं कि राज्य किस प्रकार से कार्य करेगा, लेकिन उनको हमने वर्गीकृत कर दिया है समाजवादी सिद्धांतों में। यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत तो हैं, राज्य को निर्देश तो हैं, राज्य को ये आदेश तो हैं, या राज्य को ये जो है
मार्गदर्शन तो करते हैं, लेकिन ये एक विशेष रूप का मार्गदर्शन करते हैं। इनको हमने समाजवादी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत माना है। तो समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत इसलिए कहा है क्योंकि समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं ये कुछ एक बातें, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों को और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, यानी आर्थिक अधिकार दिए जाएं, सबको बराबर आर्थिक आर्थिक अधिकार दिए जाएं, चाहे वो स्त्री है या वो पुरुष है, या फिर जो है इसके अलावा ऐसी जो है व्यवस्था की जाए राज्य के द्वारा कि जो संपत्ति के जो साधन हैं उन पे केंद्रीयकरण किसी का ना हो, कुछ एक हाथों तक वो जो है ना रहें। संपत्ति का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि संपूर्ण भारत के नागरिकों के पास समान रूप से संपत्ति जो है वो वितरित हो, बहुत ज़्यादा कोई अमीर या बहुत ज़्यादा कोई गरीब ना हो, एक तरह से अमीरी और गरीबी के गैप को ख़त्म किया जाए। ये समाजवादी सिद्धांतों में लिखा गया है। इसके अलावा जो है समाजवादी सिद्धांतों में ही जो अन्य बातें हैं उसमें ये है कि राज्य इस प्रकार के जो है कार्य करेगा कि बच्चों की स्वतंत्रता का ध्यान रखेगा, बच्चों के गौरव का ध्यान रखेगा, बच्चों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा कि उनका जो बचपन है वो बहुत अच्छे से बीते, या उनको शिक्षा मिले, या फिर उनको ऐसे कार्य करने से रोका जाए जो कि उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, यानी बच्चों को एक तरह से सुरक्षित किया जाए। ये भी समाजवादी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आता है। तो मोटे तौर पर हम बार बार यही बात पढ़ रहे हैं कि राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य और केंद्र सरकार कानून बनाते समय किन बातों का ध्यान रखे। तो बच्चों का ध्यान रखे, स्त्रियों का ध्यान रखे, आर्थिक संसाधनों का ध्यान रखे, सभी लोगों पर समान कानून लागू हों इस बात का ध्यान रखे, पर्यावरण को सुरक्षित करना है इस बात का ध्यान रखे, दुधारू पशुओं को बचाना है इस बात का ध्यान रखे। तो ये सारे निर्देश हैं, ये सारे एक तरह से मार्गदर्शन है राज्य का कि राज्य को किस तरह से काम करना है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं उनको हम जो है गांधीवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों में जो चीजें शामिल हैं उसमें ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा प्रयास करें कि शक्तियों का जो विभाजन है वो ग्राम पंचायतों तक जाए, गांवों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, उनको शक्ति दी जाए, उनको आर्थिक शक्ति दी जाए, उनको न्यायिक शक्ति दी जाए, उनको विकास के कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की जाएं, ताकि प्रजातंत्र जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रजातंत्र में शामिल हो सके। स्थानीय स्वशासन के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, पंचायतों में पार्टिसिपेट करके प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने से संबंधित नीतियां बना सके, पंचायत में जा सके और पंचायत के माध्यम से वो कार्य करवा सके जो कि उसके विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा गांधीवादी सिद्धांतों में ही यह भी कहा गया है कि कमजोर वर्गों की सहायता के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए भी राज्य सरकारों द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे उनको सामाजिक न्याय मिल सके, उनको आर्थिक न्याय मिल सके, उनको सुरक्षा मिल सके, उनको विकास करने की विशेष परिस्थितियां प्राप्त हो सकें। और गांधीवादी सिद्धांतों में ही ये बात कही गई है कि राज्य सरकारों को चाहिए या केंद्र सरकार को चाहिए कि नशीली वस्तुओं के आदान प्रदान पर जो है वो रोक लगे, नशीली वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उन पर राज्य सरकारें कोशिश करें कि प्रतिबंध लगा दिए जाएं नशीली वस्तुओं के ऊपर।
इसके अलावा जो चौथे प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय वाद संबंधी सिद्धांत। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझते हुए कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है भारत ने आगे बढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय वाद के विचार को मानते हुए भारतीय सरकार को ये निर्देश दे दिया है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा ये निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विशेष संधियां, जो विशेष समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए जो है अनुच्छेद 51 के तहत राज्य सरकारें जो हैं वो कदम उठाएं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने से संबंधित कोई बात है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने की कोई बात है, या विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करने की बात है, या लोगों के परस्पर संबंधों को नियमित करने की बात है, मध्यस्थता की बात है, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की बात है। इसके लिए भी राज्य सरकारें कानून बनाएं और अपने कानून में इन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को भी शामिल करने का काम करें। इसके अलावा कुछ अन्य जो हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको हम जो है वो समाजवादी सिद्धांतों में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने वर्गीकरण किया, इन सिद्धांतों का सामान्य सिद्धांत पढ़े, समाजवादी सिद्धांत पढ़े, गांधीवादी सिद्धांत पढ़े और अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी सिद्धांत पढ़े। तो समाजवादी जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं या हमने पढ़े हैं वो थोड़े ज़्यादा व्यापक हैं। उनमें और भी अगर हम और विस्तार से समाजवादी सिद्धांतों को देखें तो समाजवादी सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सरकारों को बहुत ही अधिक कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं कि राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को एक तरह से आर्थिक क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का प्रयास करना चाहिए। समाजवादी सिद्धांतों में ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को जिनकी आयु जो है 10 वर्ष या से लेकर 14 वर्ष तक की आयु है उनको समान और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये भी समाजवादी सिद्धांत है जो कि बच्चों के लिए जो है अपनाया जाता है। इसके अलावा कृषि के लिए, श्रमिकों के लिए राज्य सरकारें विशेष कानून बनाए, किसानों के लिए कानून बनाए और ऐसे कार्य करें कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें ऐसे कानून बनाए जिनके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो है आनंद की अनुभूति हो लोगों को, यानी लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक या भाषा से संबंधित या फिर सामाजिक अवसरों को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी दी जाए, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए लोगों को आज़ादी दी जाए, सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा जो है इसके अलावा राज्य लोगों के आहार के स्तर को यानी खान पान को सुधारने के लिए कार्य करे, उनके जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करे, लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करे और इसके अलावा बेरोजगारों के लिए बुढ़ापा पेंशन जो है वो शुरू करे, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू करे, बीमारों, असमर्थों या असहायों के लिए सहायता बनाने के लिए कार्य करें। तो ये सारे जो हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को जो है ये आदेश हैं या ये निर्देश हैं कि राज्यों का कर्तव्य है इन सभी बातों से संबंधित कानून बनाएं और ताकि लोगों को अधिक से अधिक जो है न्याय मिल सके। तो इन सिद्धांतों में हमने देखा कि अधिकतर ऐसे ये सिद्धांत हैं कि लोगों के सामाजिक जीवन को और लोगों के आर्थिक जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। आर्थिक जीवन को अच्छा बनाया जा सके मतलब
लोगों को आर्थिक अधिकार दिए जाएं, उनको रोजगार दिया जाए, उनको जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, वृद्धावस्था में पेंशन दी जाए, स्त्रियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, स्त्रियों को काम करने का अधिकार दिया जाए, लोगों को काम करने का अधिकार दिया जाए, और लोगों को सामाजिक संबंधों को बनाए रखने का अधिकार दिया जाए, सामाजिक क्षेत्र में उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको जो है रोजगार की समस्या को दूर किया जाए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो राज्यों को निर्देश देते हैं कि आप लोगों के लिए इस प्रकार के कानून बनाएं। इसके अलावा यदि मौलिक अधिकारों के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो हम पाते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो लोगों को दिए गए हैं, वो लोगों को स्वतंत्रता महसूस करवाने के लिए या उनके व्यक्तित्व का विकास करवाने के लिए उसको लोगों को या नागरिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये राज्य को दिए गए हैं कि राज्य इनके आधार पर कानून बनाए। तो ये बड़ा अंतर है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यदि आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए या इनको और गहराई से पढ़ने का प्रयास किया जाए तो कई बार प्रश्न ये भी पैदा होता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वो आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो आलोचना कई आधारों पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना की जाती है। सबसे पहली जो बड़ी आलोचना राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जाती है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायोचित नहीं है, वो जस्टिसिएबल नहीं है। इसका हमने अभी भी जिक्र किया था पहले भी। इसका अर्थ ये है कि यदि राज्य सरकारें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर कोई कानून नहीं बनाती तो राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जो है कोई भी व्यक्ति या नागरिक या संस्था कानून की शरण नहीं ले सकती, न्यायपालिका में सरकार के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ी आलोचना है। आलोचकों का मानना है तो ऐसे सिद्धांत जो हैं वो संविधान में क्यों शामिल किए गए जिनका कोई औचित्य ना हो, जिनके विरुद्ध नागरिक न्यायालय में ना जा सकें। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि ये सिर्फ खोखले वायदे हैं, खोखले वायदे हैं जो लोगों के साथ या नागरिकों के साथ किए गए हैं। कोई भी सरकार ज़्यादातर इन विषयों पर कानून नहीं बनाती, ये सिर्फ लोगों के और जनता को बहकाने के लिए ये वायदे किए गए हैं कि स्त्रियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। लेकिन ऐसे वायदे पूरे सरकारों द्वारा नहीं किए जाते। या कृषकों के लिए या कृषि के लिए कोई बहुत अच्छे कानून बनाए जाएंगे। तो लेकिन आलोचकों का मानना है कि इन सभी वर्गों के लिए राज्य सरकारें जो हैं वो सीधे तौर पर बहुत अच्छे कानून नहीं बनाती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि निर्देशक सिद्धांतों का अस्तित्व जो है वो तर्कपूर्ण नहीं है, यानी तर्कपूर्ण महसूस नहीं होते राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सिद्धांत संविधान में वैसे ही लिख दिए गए हैं, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है। तर्क क्यों नहीं है? जनता जो है, जनता को जब ये पता है कि राज्य सरकारों की इच्छा है वो इन सिद्धांतों को लागू करे या ना करे, तो ऐसी स्थिति में जब हम राज्य के ऊपर कोई लगाम लगा नहीं सकते, राज्य को जब हम एक तरह से मोल्ड नहीं कर सकते, राज्य पर हम दबाव नहीं बना सकते कि वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित कानून बनाए, तो ये तर्कपूर्ण प्रतीत नहीं होते कि संविधान में इनको रखा जाए या ना रखा जाए। कोई जरूरी नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों का संविधान में होने या ना होने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कोई एक विचारधारा पर आधारित नहीं है।
जैसे हमने पढ़ा कि हमने कुछ एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत देखे, वो सामान्य सिद्धांत थे, कुछ एक समाजवादी थे, कुछ एक गांधीवादी थे, कुछ एक अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी थे। तो आलोचकों का मानना है कि कोई विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व जो है वो ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत नहीं करते। इनको वैसे ही कहीं से बीच बीच में से उठा लिया है। कहीं सामान्य सिद्धांत हैं, कहीं समाजवादी हैं, कहीं गांधीवादी हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी हैं, कहीं कृषकों से संबंधित हैं, कहीं किसानों से संबंधित हैं, कहीं स्त्रियों से संबंधित हैं, कहीं बच्चों से संबंधित हैं। लेकिन इनके पीछे जो है कोई विशेष विचारधारा काम नहीं कर रही है, ये आलोचकों का मानना है। तो आलोचक कहते हैं ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास कोई विशेष विचारधारा ही नहीं है तो इनको कैसे लागू किया जा सकता है, इसलिए इनका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। इसके अलावा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य संबंधी अस्पष्टता। हालांकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक जो है स्वतंत्रता देने के लिए, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा प्रदान करना इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। परंतु फिर भी कई आलोचकों का ये मानना है कि इनका कोई विशेष उद्देश्य जो है वो नहीं है, इसलिए जब इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो इनको भारतीय संविधान से खत्म कर दिया जाए। अब पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान में जो ये वर्णन किया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का, ये इनके पीछे कोई महत्व भी है क्या? इनको खत्म कर दिया जाना चाहिए या इनको भारतीय संविधान में बनाए रखा जाना चाहिए? क्या इनके पीछे कोई शक्ति नहीं है? क्या इनका होना या ना होना एक बराबर है? ये हम डिस्कस कर लेते हैं और ये बातें हम डिस्कस करेंगे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के महत्व के अधीन। क्या इनका कोई महत्व है या इनको भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया जाए? तो नंबर 1 पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे कि निर्देशक सिद्धांत मौलिक है। निर्देशक सिद्धांत मौलिक है। ये स्वयं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सिद्धांतों को केवल पवित्र घोषणाओं के रूप में अंकित करने का सर्वथा कोई विचार नहीं है। यानी ये सिर्फ पवित्र घोषणाएं नहीं है। इस सभा की इच्छा है कि भविष्य में विधानमंडल या कार्यपालिका दोनों ही इन सिद्धांतों का न केवल समर्थन ही करें अपितु देश के शासन संबंधी भविष्य में भी की जाने वाली सब वैधानिक तथा कार्यकारी कार्यवाहियों का इन्हें आधार बनाएं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि राज्य जब कानून बनाएगा, यानी जब कोई वैधानिक कार्य करेगा या फिर किसी नीति को लागू करेगा या जब उसको कार्यपालिका के थ्रू किसी नीति को जो है क्रियान्वित करेगा, तो उस समय ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार से कोई नीति बनानी है और किस प्रकार से उस नीति को या नियम को या कानून को लागू करना है। तो ये बहुत बड़ा महत्व अपने आप में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का बन जाता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं। इसके बाद सरकार के लिए नेतृत्व के आदेश। निर्देशक सिद्धांत प्रत्येक शासन के लिए नेतृत्व का कार्य करते हैं। यानी कोई भी सरकार हो, प्रत्येक सरकार को ये एक तरह से ये निर्देश देते हैं कि उसको किस दिशा में और किस प्रकार से कार्य करना है। यह सत्य है कि इनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है, यानी इनको लागू करें या ना करें ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है, परंतु फिर भी कोई सरकार इनको लागू ना करने का जोखिम नहीं उठाती, क्योंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में यदि कोई सरकार ये चाहे भी, यदि कोई सरकार जो है वो
ना चाहते हुए भी इनको लागू करना प्रत्येक सरकार की जो है वो जिम्मेवारी बन जाती है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जो इनकी का औचित्य ठहराते हैं। उदाहरण के लिए न्यायपालिका का पथ प्रदर्शन करते हैं। ये जो सिद्धांत हैं कई बार न्यायपालिका भी इनसे सहारा लेती है और संविधान की आत्मा को समझने के लिए, संविधान के आदर्श को समझने के लिए कई बार न्यायपालिका ने भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जो है वो सहारा लिया है। इसके अलावा एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई राज्य स्त्रियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करेगा, जैसा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में सीधे सीधे निर्देश दिया गया सरकारों को, तो वो राज्य कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। तो इसलिए एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरकार की कसौटी को भी जांचने का ये एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण है। जो सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है वो सरकार हमेशा प्रजातंत्र में सफल सरकार मानी जाती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में एक विशेष प्रकार का प्रबंध किया गया है जो भारत की सरकार को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़े निर्देश हैं और सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।